हेलो एवरीवन, आज 1 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़ में जो चीज़ें आर्टिकल होते हैं, उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज एक सूत्र यही है कि आप प्रैक्टिस तो करो ही, साथ ही आप करंट अफेयर का स्टैटिक लिंक है, सब कुछ आप यहाँ पे देखो। अभी रिसेंट में आप लोगों की डिमांड पर हमने डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, डेली मेंटोरशिप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है, बहुत ही कम दाम पर, लगभग 500 रुपये में। अगर आपको डेली एक आंसर आपको इवेलुएट करवाना है, पीवाईक्यू भी हो सकता है, हम आपको प्रश्न देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको लिख के भेजना है, फिर हम कॉपी चेक करेंगे। कॉपी इवेलुएट होने के बाद आपको मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे डेली बेसिस पर, जिससे आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर होती रहे। तो सिर्फ 500 रुपीज़ पर है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो अगर आप बिगिनर हैं या तो आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं और आप डेली आंसर राइटिंग सपोर्ट चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको साल भर में सारे पीवाईक्यूज़ की भी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी 5 साल के खास तौर पे। इसके अलावा आपको मेंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसे इस नंबर पर, अगर यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बारे में है, क्योंकि अभी इसका एक हेडक्वार्टर बेंगलुरु में खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? बेंगलुरु में। तो वनडे एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ठीक है, बेंगलोर में ये इसका जो हेडक्वार्टर खोला जा रहा है, ठीक है, बेंगलोर में। अब ये तो बात हो गई बेंगलोर में। ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन जो आईआईपी फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वॉज स्टेब्लिश इन 1966, 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। दो कलर क्यों कर रहा हूँ कि दो स्टेटमेंट हैं एक ही स्टेटमेंट में, समझ रहे हो आप ना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आईआईपी फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक फेडरेशन, आईआईपी एशियन पैसिफिक फेडरेशन का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। तो आईआईपी जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ना कि एमएसएमई के। तो जो एमएसएमई मंत्रालय ये यहाँ पे गलत है, एमएसएमई नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट। तो जो वाणिज्य एवं इंडस्ट्रीज है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करता है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसको स्टैब्लिश किया गया तो 1966 में, एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है। हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, यह भी एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है। अब इसका पर्पज़ क्या है आईआईपी का? एक सरकारी संस्थान ऐसी है जो सामान की पैकेजिंग को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, जिससे वो आकर्षक बने, बेचने में आसान हो, निर्यात को बढ़ावा मिले। बहुत ही बेसिक काम है, मतलब पैकेज की क्वालिटी भी अच्छी हो, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेन करना लोगों को, ये यहाँ पे काम है इसके। अब इसकी ब्रांचेस कई जगह हैं। अभी अगर आप देखो तो इसके पहले इसकी और ब्रांच कहाँ पे, जैसे चेन्नई में इसकी ब्रांच है, इसके अलावा कोलकाता में इसकी ब्रांच है, और कहाँ पे ब्रांच है इसकी? हैदराबाद में इसकी ब्रांच है, हैदराबाद में इसकी ब्रांच है, दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है, ठीक है। और हेडक्वार्टर मुंबई में। अभी रिसेंटली नई ब्रांच कहाँ पे खुल रही है? बेंगलोर में खुल रही है। इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू जो आयनी बेस के बारे में, हालांकि हमने इसे कल ही डिस्कस कर लिया था कि जो तजाकिस्तान में ये बेस था उसको यहाँ पे अभी क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है आपस में एग्रीमेंट करके, आपस में बातचीत करके। तो उसको लेके था। चलिए फिर भी एमसीक्यू बनाए, जल्दी से देख लेते हैं कि जो आयानी एयर बेस है लोकेटेड है तजाकिस्तान में। देखते हैं आपने अच्छे से कल ध्यान से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो पहले स्टेटमेंट बताइए, करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट है इट वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसी मिलिट्री बेस, यह इंडिया का पहला विदेशी सैन्य अड्डा होगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, 1 मिनट मैं आपको लेता हूँ। आपको पेन कॉपी ले लीजिए, एक पेन कॉपी ले लीजिए। पेन कॉपी में आप 1 से 10 तक नंबर लिख लीजिए और सभी में आप लिखते जाइए BCD, जो भी आप करेक्ट आंसर कर रहे हो, और टोटल कितना करेक्ट हुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो गलत हुआ यह भी बताना है कि मेरा चौथा 5वां गलत हुआ सर, 6वां 7वां गलत हुआ, जिससे मुझे पता चले कि अगली बार आपको और बेहतर तरीके से मैं समझाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कमेंट भी करने से पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है और दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इसे कहाँ पे अगर हम बात करें, आईनी बेस को इंडिया फर्स्ट ओवरसी मिलिट्री बेस है, भारत का पहला स्वदेशी विदेशी अड्डा है, स्वदेशी सैन्य अड्डा है। तीसरा, इंडिया बिगेन इट्स डेवलप आफ्टर 2014 इंडो ताजिक डिफेंस एग्रीमेंट, भारत ने जो भारत का तजाकिस्तान का डिफेंस समझौता हुआ था उसके बाद इसमें डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, यहाँ पे बताना है, ठीक है। इन तीनों में से तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका जो शुरुआत सन 2000 में हो गई थी, ना कि 2014 में। तो सर 2014 में इसको शुरुआत नहीं हुई थी। और पहला जो ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, दुशानबे। अगर हम बात करें लोकेटेड दुशानबे, वेस्ट ऑफ दुशानबे में, वे दुशानबे इसकी कैपिटल है और इंडिया का फर्स्ट ओवरसी मिलिट्री बेस है, भी एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। अब आप इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी अफगानिस्तान की, कल ऑलरेडी, सॉरी तजाकिस्तान की मैंने बताई थी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया भारत से बॉर्डर भी टच नहीं करता, अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है, चाइना से टच करता है।
है, इसलिए हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब भारत ने लगभग $100 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। सुखोई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर भी अस्थायी रूप से तैनात किए थे भारत ने। ठीक है, और लगभग 200 के आसपास जो मिलिट्री हमारे पर्सनस हैं वह भी यहाँ पे रहते थे। तो इस तरह का यहाँ पे एग्रीमेंट था। 2022 में समझौता समाप्त होने के बाद भी भारत ने अपनी वहाँ से जो उपस्थिति है उसको हटा लिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे एग्रीमेंट होगा तो इसे हम एक्सटेंड करेंगे, क्या करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है इट वाज। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किसके बारे में? नो योर व्हीकल। अगर KYC के बारे में आपने सुना होगा, नो योर कस्टमर मतलब कि अपने कस्टमर को जानना एक कंपनियों का इनिशिएटिव होता है, आधार कार्ड वगैरह उसमें लिंक हो जाता होता है। यहाँ पे नो योर क्या है? व्हीकल है। ठीक है, अब नो योर व्हीकल के बारे में आपको यहाँ पे देखना है क्या स्टेटमेंट है। अभी क्यों चर्चा में रहा कि जो नेशनल NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने हाल में जो फास्टैग यूजर्स हैं उनके लिए KYC प्रोसेस जो होती है उसको सरल बनाया। फास्टैग की आपको पता होगा कि अगर आप गाड़ी में चलते हैं तो आपके सामने QR कोड लगा रहता है, टोल प्लाजा में डायरेक्टली स्कैन करके वो पैसा वहाँ से काट लेता है, जिससे टोल प्लाजा में भीड़ न लगी। ये सारी चीज़ें थी। अब अभी क्या था कि अभी यहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया कि अपने जो व्हीकल्स उनकी फास्टैग तो हैं ही, उनको क्या किया जाए? वेरिफिकेशन भी उनका किया जाए। ठीक है ना, वाहन की तस्वीर होगी, RC वगैरह होगा, तो ये सारा यहाँ पे पर्पस था। स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय NHAI 2024 टू कर मिसयूज ऑफ फास्टैग। फास्टैग के मिसयूज ना हो उसके लिए NHAI ने इसको शुरू किया है। दूसरा स्टेटमेंट है KYC वेरिफिकेशन मैंडेटरी एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में KYC वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर कि द इनिशिएटिव वाज नोटिफाइड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी। अब आपको पता है कि NPCI जब से आया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये जब से आया ना तो बहुत सारा डिजिटल जो इंडिया का जो प्रोसेस है वो बढ़ गया। अगर आपने भीम UPI को सुना, वो NPCI के अंदर काम करता है, UPI वो भी इसके अंदर काम करता है। तो मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट है उसके लिए एक तरह का स्पोक एंड मॉडल पर ये हब बना हुआ है, बाकी सब स्पोक बने हुए हैं NPCI। तो ये NPCI के एक तरह का इनिशिएटिव भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही? इन तीनों में सही स्टेटमेंट है, तीनों ही यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब अगर हम बात करें NHAI के बारे में, आपको पता है इसमें कोई बताने की आवश्यकता है नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था। ये आपको पता होना चाहिए था कि हाँ KYC प्रोसेस शुरू हुई है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी के बारे में है। आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी फॉर्म द कोर ऑफ आर्बिट्रेशन लॉ। आर्बिट्रेशन लॉ क्या होता है? मध्यस्थ न्यायालय क्या होते हैं? आपको पता है क्या मध्यस्थ न्यायालय? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विवाद में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप क्या करो, मामले को कोर्ट में ले जाओ, या तो आप क्या करो, उस मामले को रफा दफा करो, मतलब मध्यस्थता करो, मीडिएशन के थ्रू उसको निपटा दो। ठीक है, अब विवाद के जो पक्षकार उनको स्वतंत्रता देने के लिए अपना जो मामला वो चुन सकते हैं, अपना तरीका उनका क्या होगा। अब वो कौन सा चूज कर सकते हैं? कोर्ट का चूज कर सकते हैं, मध्यस्थ का चूज कर सकते हैं, मध्यस्थता कहाँ होगी, कौन होगा मीडिएटर, कौन होगा, प्रोसेस क्या होगी, ये सारा वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी है वो इसी से संबंधित है। यह जो मध्यस्थता का सिद्धांत का एक बेसिक है या प्रिंसिपल है। मतलब अगर हम बात करें तो अब इसको लेके जो इंटरनेशनल यूनियंस होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अवेयरनेस है, और इसको लेकर 2 कन्वेंशन भी बनने को देखने को मिलते हैं। 1958 में कन्वेंशन हुआ था, न्यूयॉर्क कन्वेंशन। वो किसके संबंध में है? मध्यस्थता के संबंध में, आर्बिट्रेशन के संबंध में है। ठीक है, एक और कन्वेंशन हुआ था यूनिट्रल कन्वेंशन, UNCITRAL है ना, UN से संबंधित है। इसको भी 1985 में हुआ था। क्यों? इसका पर्पज क्या था कि मध्यस्थता को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, क्योंकि जो कोर्ट होते हैं ना उनकी एक लिमिटेशन होती है कि ज़्यादा केसेस को नहीं निपटा सकते, तो मध्यस्थता के मामले से निपटाया जाएगा। गाँव में आजकल ये देखने को मिलता है। फिर अगर आप देखो भारत में इसको लेके एक एक्ट आया 1996 में, है ना। फिर अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में भी जजमेंट दिए हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्ट्रिन जो पार्टी ऑटोनॉमी है फॉर्म द कोर ऑफ आर्बिट्रेशन लॉ, जो मध्यस्थता कानून से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है इट अलाउ पार्टी टू फ्रीली चूज द लॉ वेन्यू आर्बिट्रेशन फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या पक्षों को विवाद समाधान में कानून, स्थान और मध्यस्थ को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देता है। यह कानून यहाँ पे कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। तीसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कोडिफाइड इन इंडियन एक्ट 1872, इंडियन एक्ट 1872 में से कोडिफाई किया गया है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। कौन से स्टेटमेंट सही, कौन से इनकरेक्ट है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भारत का एक्ट 1996 में जब बना, तो जो मध्यस्थता के संबंध में आर्बिट्रेशन का एंड मीडिएशन जो एक्ट बना 1996, उसके बाद इसको कोडिफाई किया गया। तो 1872 वाला यहाँ मामले खत्म हो जाता, तीसरे एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात आपको यहाँ पे होगी इसके बारे में। अब अगर हम बात करें इसकी कुछ लिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी होती हैं
और अगर हम बात करते सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो कानून होते हैं, पब्लिक पॉलिसी होती है, उसके भीतर काम किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए, फेयरनेस इम्पार्शियलिटी दिखानी चाहिए, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में कहा है। कुछ लिमिटेशन है, वो मेंस का मामला है, पर यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन देखना था, वो भी आपने देख लिया, यूनिट 12 भी देखना था, भारत का एक्ट भी, ये भी आपको देखना था, और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी होता क्या है ये भी आपको देखना, तो जो आपने यहाँ पे देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आभार के बारे में है। अब आभार क्या है आपको पता है क्या? कि भारत का जो रेलवे है उसने घोषणा की है कि आभार एक ऑनलाइन जो स्टोर होता है उसका वो कंजर्वेशन करेगा, उसका वो संरक्षण करेगा, उसको सिक्योर करेगा। अब ये जो आभार है ना, ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जो इंडिजिनस जो ट्राइब्स होती हैं, या भारत की जो ट्राइब हैं, या बुनकर, जो कारीगर, जो अच्छे गिफ्ट आइटम बनाते हैं, लकड़ी के आइटम बना रहे हैं, कुछ भी सुंदर सुंदर आइटम बने हैं, उनके लिए ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑनलाइन स्टोर की तरह काम करेगा, है ना। तो जो पर्पज़ क्या है कि स्वदेशी उत्पाद है, इंडिजिनस प्रोडक्शन, उसको बढ़ावा देना। चाइना के इतने सारे गुड्स खिलौने आते हैं, उनकी जगह भारतीय खिलौनों को बढ़ावा मिल सके, ये यहाँ पे इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संबंध में आपको एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि GEM जिसे बोला जाता है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पर्पज ये होता है इसका कि सरकारी विभाग ऑनलाइन खरीदी करेगा, उसके लिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म में रहेगा, जहाँ पे अगर कोई इंडिजिनस कोई आइटम बनते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जब खरीदी की जाती है तो ये यहाँ पे पर्पज़ था। ठीक है, तो आभार यहाँ पे संग्रह उसको स्पेशल पर्पज की तरह बनाया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए। आइए स्टेटमेंट में आ जाते हैं। आभार कलेक्शन इज होस्टेड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। अब आपको आसान लग रहा होगा, सही बात है, यहाँ पे आभार कलेक्शन सरकारी ई मार्केट पोर्टल का होस्ट किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है इट फीचर्स ODOP and GI टैग आइटम फ्रॉम वेरियस स्टेट एम्पोरियम। इसमें विभिन्न राज्य एम्पोरियम, ODOP और GI टैग वाले उत्पाद शामिल होंगे, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन 2018। तो इसमें एसटीएन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा से लॉन्च किया गया। तो यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें तो आभार के बारे में बात की जा रही है कि 2018 में नहीं लॉन्च किया गया है इसे, बल्कि 2025 में लॉन्च किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, यही तो न्यूज़ थी। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना अगर हम बात करें तो जो फिश का जो सेंसस है उसको लेके हो या तो काउंटिंग को लेके हो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि इट इज़ कंडक्टेड बाय द ICAR CMFRI नोडल एजेंसी विद FSI पार्टनर। तो नोडल एजेंसी के रूप में जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है और फिश को लेकर जो संस्था है उसके द्वारा संचालित किया जाएगा, और FSI इसका क्या है, भागीदार है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द सेंसस कवर ऑल कोस्ट स्टेट इन ड्यूटी 30 डेज। 30 दिन के अंदर सेंसस क्या करेगा? यूटी स्टेट्स को कवर करेगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है द 2025 एडिशन इंक्लूड न्यू सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड डिजिटल डाटा टूल्स। 2025 का जो इंडिकेटर है सामाजिक आर्थिक संकेतक डिजिटल टूल को यूज करेगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही? तो इन तीनों में सही स्टेटमेंट आपको हो जाएगा 1 और 2। 30 दिन नहीं बल्कि यहाँ पे 45 दिन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डिपार्टमेंट है, डेयरी मंत्रालय है, उसके में जो मंत्री हैं उन्होंने इसको शुरू किया है, और ये क्या है 5th ये एक तरह का सेंसस यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन जो है कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वगैरह आपने पढ़ा है, तो कुनमिंग डिक्लेरेशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में आपने आसानी से पढ़ा होगा। अब ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि 1992 में जो हमारा अर्थ समिट हुआ था तो 3 कन्वेंशन निकल के आए थे। एक निकल के आया था UNFCCC अर्थात क्लाइमेट चेंज के लिए, एक निकल के आया था UNCCD अर्थात डिजर्टिफिकेशन के, और एक निकल के आया था UNCBD अर्थात बायोडाइवर्सिटी के लिए। सभी में अपने अलग प्रोटोकॉल है, जिसमें से क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, पेरिस कन्वेंशन का नाम सुना होगा, इसमें अगर आपने दिल्ली कन्वेंशन का नाम सुना होगा, इसमें अपने नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा। CBD बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में एक और समिट होता है, उसमें कुनमिंग डिक्लेरेशन निकल के सामने आता है। कुनमिंग डिक्लेरेशन में कुनमिंग फंड बनता है, बायोडाइवर्सिटी फंड बनता है। ठीक है, कि जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए एक फंड बनाया जाए और देश की जो है उसमें पूल करेंगे फंड, उसको लेके यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो हमें यहाँ पे ट्रैक करने हैं कि इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग COP15 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे जैव विविधता पर सम्मेलन CBD COP15 के दौरान लॉन्च किया गया था। दूसरा, द फंड इज लेड बाय द चाइना मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड UNEP।
ये चीन के पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्रालय यूनेप के नेतृत्व में है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट इनिशियल कॉप्स वॉज 500 मिलियन कंट्रीब्यूट बाई चाइना। इसकी प्रारंभिक पूंजी $500 मिलियन किसके द्वारा, अमेरिकी डॉलर, चाइना के द्वारा दी गई थी। तीसरा स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे जो बात हो रही है कि 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर दी गई थी, यहाँ पे 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर, तो यहाँ पे क्वांटिटी का यहाँ पे मिसमैच यहाँ पे देखने को मिला, जिस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अब कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी जो फंड होता क्या है, 7 देश हैं, 7 देशों ने नेचर पॉजिटिव एग्रीकल्चर या प्रकृति अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक फंड बनाया, और इस फंड में $5.8 मिलियन की सहायता दी गई थी, तब की बात है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कुनमिंग जो बायोडाइवर्सिटी फंड, इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था इस फंड को। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कब स्टेप COP15 हुआ था। अब आप बोलेंगे सर COP29 हमने सुना, तो जो आपने COP29 सुना वो इसका सुना, UNFCCC का इसका COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो भी लोग साइन करते हैं किसी भी कन्वेंशन में, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। उस तो जो क्लाइमेट चेंज वाला उसका COP29 हुआ है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाला COP15 हुआ था, उसमें इसको साइन किया गया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, डाउट नहीं रखना है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, है ना। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1, 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बेसिक बात तो आपको पता ही है, अब कुछ और भी चाहिए। तो 2050 तक क्या टारगेट है, जो कुनमिंग हमारा डिक्लेरेशन का टारगेट है कि नेचर इज हार्मोनी विद द पीपल, तो इसका यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। और 2030 में आपको पता है कि जो 23 टारगेट है उनको भी प्राप्त करने का प्रयास है, और लगभग 4 लॉन्ग टर्म गोल रखे गए हैं, उसको भी प्रयास किया जाएगा कि 2050 तक उनको अचीव किया जा सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कुनार रिवर फ्लो थ्रू द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। कुनार नदी अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर बहती है। दूसरा, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर या सिंधु की एक सहायक नदी है। तीसरा है, इट इज ओरिजिनेटेड इन द पामीर माउंटेन, इसका उद्गम पामीर पर्वतों से होता है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर आप बात करो तो कुनार नदी जो है ना, इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। अगर बात हो जाए पामीर से इसका उदय होता है, पामीर से नहीं होता है, बल्कि हिंदू कुश जो रीजन्स होते हैं, हिंदू कुश रीजन में इसका इमरजेंस होता है, तो पामीर नहीं होता, ठीक। अब हिंदू कुश और पामीर में डिफरेंस आपको पता है, जैसे भारत के मैप है तो पामीर का रीजन यहाँ पे, हिंदू कुश का रीजन यहाँ पे, ठीक है। तो लोकेशन दोनों की अलग अलग है। अब हाल ही में जो भारत अफगानिस्तान को कुनार नदी पर बांध निर्माण के लिए भारत ने अपना सपोर्ट देने की बात की है कि ठीक है भाई, तुम बांध बनाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई इस नदी के बारे में बात करें तो 480 किलोमीटर, किस देश से संबंधित है यही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ज़्यादा ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। काबुल नदी में जाके मिलती है। काबुल नदी आपको पता है कि जैसे यहाँ की गंगा नदी है, वैसे वहाँ की काबुल नदी अफगानिस्तान की मानी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा जानना नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ संबंधित है, ये आपने यहाँ पर देख लिया। 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट किसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षत पदक के बारे में, ठीक, दक्षता पदक के बारे में। अब ये जो इसको कंस्टिट्यूट किया गया 2024 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा, इसमें पूर्व के 4 पुरस्कारों को मिलाया गया है ना। इट मर्ज 4 अर्लियर अवार्ड्स इंक्लूडिंग मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ अनाउंस एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घोषित किया जाता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलेगा, 1, 2, 3 ऑल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। केंद्रीय जो ये पुरस्कार 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो असाधारण जो काम है, ऐसे काम जो मतलब कि डिफिकल्ट हैं, उसके संबंध में यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जिससे ज़्यादातर लोगों को क्या प्रोत्साहन मिले विशेष ऑपरेशन में, जांच पड़ताल, इंटेलिजेंस में, ठीक है। अब इसमें कौन एलिजिबल है, तो पुलिस जो फोर्सेस होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, CPOs होते हैं, CAPF जो फोर्सेस होती हैं, या फॉरेंसिक जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इसकी क्या है अलग अलग लोग जो एलिजिबल होते हैं इसके संबंध में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 या लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नौरा देही। तो मैं बता दूं मध्य प्रदेश में नौरा देही सागर जिले में पड़ती है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे चर्चा में क्यों था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की जो नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन्हें चीते का तीसरा घर यहाँ पे बनाया जाएगा। अब चीते का तीसरा घर, कूनों के बारे में आपने सुना होगा,
कूनो के फिर इसके अलावा जो शिवपुरी में जो है उसके बारे में सुना होगा शायद, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कूनो के बारे में, कूनो में बनाया गया। फिर यहाँ पे नौरादेही में बनाया जाएगा, सब सेम लोकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बात एकदम एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट फॉर्म कॉरिडोर बिटवीन पन्ना एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। पन्ना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कॉरिडोर काम करती है। अगर ये लोकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सतपुड़ा और पन्ना का जो टाइगर रिजर्व उनके बीच कॉरिडोर का काम करती है नौरादेही, ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीसरा, सेंचुरी लाइज इंटायरली इन द नर्मदा बेसिन। नर्मदा, देखिए नर्मदा बेसिन ये है, तो यहाँ पर इंटायरली ये लाई नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यमुना बेसिन पर ये नौरादेही, क्योंकि आपको पता है यमुना इधर से जाती है, ठीक है ना, गंगा इधर से आती है और नर्मदा इधर जाती है, तो ये नर्मदा वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, कुछ और इसमें तो है नहीं। जैसे ट्रॉपिकल टाइड डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस रीजन में, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, थैंक यू।